गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं नीति आयोग सीरीज के चौथे लेक्चर पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाला है जिसमें मैंने विभिन्न टॉपिक पर चर्चा किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तर पूर्व क्षेत्र। नीति आयोग के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें देश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसके बारे में डेटा दिया जाता है। ये बताया जाता है कि उसमें क्या समस्या है और आगे की क्या राह हो सकती है, तो उस बारे में चर्चा किया गया है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पास समृद्ध होने के सभी कारक मौजूद हैं, परंतु यह तब तक अपेक्षित आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर्याप्त सड़क, रेल तथा वायु परिवहन की सुविधा ना हो। तो सिंपल है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, चाहे वन संसाधन हो या खनिज संसाधन हो, लेकिन जब तक वहाँ पर आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का वहाँ पर जब तक यूज नहीं किया जाएगा तब तक वो क्षेत्र डेवलप नहीं हो सकता। एग्जाम्पल अफ्रीका देख लीजिए आप, अफ्रीका के पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाया है क्योंकि वहाँ पर उस तरह का आधारभूत संरचना नहीं है। तो सेम चीज़ हम देख रहे हैं इंडिया में उत्तर पूर्व क्षेत्र में लागू होता है। दूसरा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार तथा नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 5,437 किलोमीटर क्षेत्र साझा करता है। तो यहाँ से फैक्ट याद कर लीजिए कि उत्तर पूर्व की जो जितनी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन द सेंस ये है कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन से जितनी सीमा लगती है वो कितना है, 5,437 किलोमीटर। ये हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक सीमा, विदेशी सीमा किस देश की लगती है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा लगती है, 4,096 है। लेकिन अगर ओवरऑल काउंट कर लीजिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र का तो 5,437 किलोमीटर होता है। ठीक है, सभी देश से मिला के है ये, तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसके बाद अभी उद्देश्य क्या है, नीति आयोग किस टारगेट के तहत ये काम करना चाह रहा है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्याप्त सड़क, रेल तथा वायु संपर्क, जल मार्ग, इंटरनेट की सुविधा और वित्तीय समावेशन को लाना है। इसके बाद 2022-23 तक इस क्षेत्र में व्यापार वृद्धि, विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के आसियान क्षेत्रों तथा पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में निर्यात करना। सबसे पहला काम तो ये है कि वहाँ पर हम लोग वस्तुओं का निर्यात उत्पादन करें, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, इसको विनिर्माण का हब बनाएं। और वहाँ से जो आसियान कंट्री, क्योंकि वहाँ से आसियान कंट्री का जो संपर्क वो नज़दीक पड़ता है, म्यांमार से होते हुए सीधे हम आसियान कंट्री के पास पहुँच सकते हैं। और जो पड़ोसी देश है जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तक हम चीज़ों को निर्यात कर सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा ही होगा, साथ में इनका जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से होगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या अभी सिचुएशन है उत्तर पूर्व भारत का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या वहाँ का है वो 3.78% है। अगर हम लोग 2011 का डेटा भी लेंगे तो ये लगभग 4 से 5 करोड़ बैठता है। भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये है 7.78%। और राष्ट्रीय जीडीपी में भागीदारी कितनी है, तो 2.5%। ये काफ़ी कम है। जितना रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये 10% अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन नहीं उतना है क्योंकि वहाँ पर उस तरह का आधारभूत संरचना डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो याद कर लीजिए, ये वैसे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर ये दे देगा कि उत्तर पूर्व राज्यों की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10% है तो गलत हो जाएगा, 5% भी कम है। ठीक है, और फिर ये पूछ देगा जीडीपी में भागीदारी उनकी 1% से भी कम है तो गलत हो जाएगा, 2.5% है। मोटा मोटे खाली डेटा याद कर लीजिए। यूपीएससी जनरली ट्रेंड से पूछता है क्वेश्चन, तो हो सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन हेल्प मिल जाए इससे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस क्षेत्र के विकास में काफ़ी असमानताएँ हैं। असमानता का सेंस ये है कि 8 में से 5 राज्यों जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कम है। वहीं सिक्किम के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से 2.5 गुना अधिक है। सिक्किम का ऐसा होने का कारण भी है क्योंकि सिक्किम का जो लोकेशन है वो टूरिज्म को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि इस कारण से वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इसीलिए उसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2.5 गुना है राष्ट्रीय औसत का। ठीक है, बाकी जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर टूरिज़्म उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। इवन जिनका सिलेक्शन भी आईएएस में होता है तो कोशिश यही करते हैं कि उधर का नाम मिल के इधर कोई मिल जाए राज्य सॉरी। तो इस कारण से वहाँ पर जब टूरिज़्म डेवलप नहीं हो पाया प्लस में रिसोर्सेज का सही से यूज नहीं हो पाया, इस कारण से वहाँ की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों ने मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति प्राप्त की। उदाहरण के लिए सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार सिक्किम ने अपने सामाजिक क्षेत्र में खर्च को 2001 के कुल खर्च से 23% बढ़ाते हुए 2012-13 में 37% तक बढ़ाया है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा काम करे उत्तर पूर्व का राज्य। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्किम को लिया जा रहा है क्योंकि सिक्किम में सबसे ज़्यादा डेवलप है नॉर्थ ईस्ट में।
तो वहाँ पर देखा गया है कि 2001 में जितना खर्चा हो रहा था 23%, उसको बढ़ा कर 12-13 में 37% किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, सिक्किम में महिला श्रम भागीदारी 40% है, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है 26% है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में नहीं, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि हमारे जो महिला श्रम भागीदारी है वो 26% है, जिसमें से इसमें भी काफ़ी असमानता है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी असमानता है। तो जो श्रम भागीदारी है वो 26% राष्ट्रीय औसत पर, जबकि सिक्किम में 40%। ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप ये प्रूफ करता है बात ये कि अगर महिला श्रम की भागीदारी दर बढ़ेगी तो उस देश या राज्य का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। जैसे सिक्किम, इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कहीं भी। अगर आपको एनसीईआरटी में करना हो तो सिक्किम का एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि सिक्किम में जो महिला श्रम भागीदारी दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस प्रकार देखते हैं कि सिक्किम में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है। और ये चीज़ केवल सिक्किम के लागू नहीं होती, जितने भी डेवलप्ड देश है वहाँ पर आप देख लीजिए महिला श्रम भागीदारी दर काफ़ी अधिक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम को छोड़कर सभी 5 राज्यों में 5 वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है। तो ये अच्छी बात है। असम की थोड़ी स्थिति खराब है, बाकी सभी राज्यों की ठीक है। और ये किसके द्वारा बोला गया? ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार। इसके बाद हाल ही में सिक्किम ने स्वयं को भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत पहले घोषित किया था, शायद 2 या 3 साल हो गया इसे घोषित किए हुए। इसके बाद यह क्षेत्र भारत के लिए भौगोलिक स्थिति तथा संसाधन दोनों आधारों पर रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस है, रिसोर्सेज वहाँ काफ़ी अच्छे खासे अवेलेबल हैं। दूसरा है कि भौगोलिक क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी लगती है। उत्तर की ओर चीन से लगती है, फिर पूर्व की ओर म्यांमार से लगती है, फिर बांग्लादेश से लगती है नीचे की ओर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सामरिक दृष्टिकोण से भी। इसके बाद यह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब ये वही चीज़ को घुमाया है क्योंकि जब रिसोर्स हो गया तो रिसोर्स में सारा चीज़ आ जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुछ उत्तर पूर्व राज्यों में देश का सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। ये भी सही है। सबसे अधिक जो वनाच्छादित क्षेत्र है देखा जाए तो ऐसे एमपी है, लेकिन एरिया वाइज देखा जाएगा ना नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा है। एरिया के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। उत्तर पूर्व क्षेत्रों में जल विद्युत की बड़ी संभावनाएं हैं, जो अनुमानों के आधार पर भारत के कुल जल विद्युत क्षमता का 40% तक हो सकता है। सोचिए कि क्षेत्रफल उसका है 7%, जनसंख्या है 2.5% के अराउंड, लेकिन विद्युत क्षमता का उत्पादन कितना है 40%। इसके अलावा रिसोर्सेज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, पहले ही बताया मैंने। तो कुल मिलाकर अगर सही से वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए तो ये भारत के आर्थिक विकास में नॉर्थ ईस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, स्पेशल फंड भी एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं बाधाएं क्या है। ये तो हम लोग देखें कि उद्देश्य क्या क्या है। अब बाधा देख लेते हैं, क्योंकि ये सब ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं होगा, ये बात सबको पता है, लेकिन बाधाएं क्या क्या है बाधाएं हम लोग देख लेते हैं जिस कारण से ये सब नहीं हो पा रहा है। पहली जो बाधा है, पर्याप्त बारिश होने के बावजूद इस क्षेत्र में सिंचाई कवरेज राष्ट्रीय औसत 46.35% से भी कम है। तो यहाँ से आपको एक डेटा मिल गया, कभी जो राष्ट्रीय औसत सिंचाई का है वो 46.35% है, और उससे भी कम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होने के बावजूद भी, क्योंकि जल प्रबंधन का उचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। और जहाँ पर जल प्रबंधन नहीं होगा तो बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगा, बारिश नहीं होगी तो सूखा हो जाएगा। जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बिहार में बारिश अच्छी खासी होती है, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि बिहार में हर साल कुल मिला के देखा जाए तो 1-2 साल छोड़ के या लगभग हर साल ही बाढ़ की समस्या देखी जाती है उत्तरी बिहार में, और दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो सूखे की समस्या देखी जाती है। तो जल प्रबंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नॉर्थ ईस्ट में भी सेम सिचुएशन देखा जा रहा है, काफ़ी नदियाँ वहाँ पे है। इसके बाद देखते हैं दूसरी बात, उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता और विशेष संस्कृति पर्यटन के लिए पर्याप्त आकर्षण उपलब्ध कराती है। हालांकि यहाँ पर्यटन उद्योग अभी भी अल्प विकसित है। वही बात है कि पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है, प्राकृतिक पर्यटन में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पहाड़ हैं, इसके बाद वहाँ पर वन वगैरह हैं, इसके अलावा झील है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पे है जो उससे काफ़ी प्राकृतिक रूप से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। दूसरी ओर वहाँ के जो जनजातीय समुदाय का अपने जो पारंपरिक लोकल जो ट्रेडिशन वहाँ का है, जो लोकल कल्चर है, वो भी यूनिक है, वो भी टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन फिर भी अपनी जो पर्याप्त जो क्षमता है उसको डेवलप नहीं कर पाया, और उसका जो मेन कारण है वही है कि आधारभूत संरचना को उस स्तर पर डेवलप ना हो पाना। तीसरा है वायु, सड़क एवं रेल संपर्क की अपर्याप्त अवसंरचना उत्तर पूर्व
क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा हुई है, कनेक्टिविटी का अभाव है। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूपेण उपयोग ना हो पाना, बस वही चीज़ है, किसी को घुमा फिरा के बोल रहा है। जो तीसरा पॉइंट है वही चौथा पॉइंट से उसी का पूरा कहिए। और पांचवा है उद्यमियों को पट्टे पर भूमि हस्तांतरण करने में कठिनाई। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल जो क्षेत्र है वहाँ पर कई सारे लोकल स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित किया गया है नॉर्थ ईस्ट को। कई वहाँ पर लोकल जो इंसर्जेंस ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इस कारण से भी लोकल लेवल पर भूमि अधिग्रहण में काफ़ी समस्या आती है वहाँ पे। और यही वजह है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें डेवलप करने में काफ़ी समस्या सरकार को आ रही है। पहले भी आती थी, हालांकि अभी पिछले देखा जाए 8-10 साल से तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उधर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, लेकिन अभी भी उस स्तर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब एक आगे ग्राह क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आगे ग्राह में कि उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर एक लक्षित रणनीतिक निर्माण की आवश्यकता है। जितने भी राज्य हैं, 8 राज्य को बुलाकर ये बताया जाए कि कंबाइंड रूप से डेवलपमेंट करें, क्योंकि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जितने भी राज्य हैं ये काफ़ी छोटे छोटे राज्य हैं, और अगर बड़े स्तर पर डेवलपमेंट चाहिए तो सबको कंबाइंड रूप से प्रयास करना होगा, तभी जाकर बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर लागू किया जा सकता है। दूसरा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए नीति आयोग एवं उत्तर पूर्व काउंसिल की सलाह द्वारा विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। उत्तर पूर्व क्षेत्रों में पर्याप्त संपर्क की समस्या को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों तथा इससे लगे पड़ोसी देशों के साथ एक पारगमन संधि की आवश्यकता है। जो भी इसे देश लगे हैं, जैसे कि म्यांमार लगा हुआ है 4 राज्यों से, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ में चाइना लगा हुआ है। हालांकि चाइना से तो अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बांग्लादेश से बहुत सारी सीमा लगती है नॉर्थ ईस्ट के, तो उन देशों से बात करके परागमन की सुविधा लेकर हम लोग चाहेंगे तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की परियोजनाओं जैसे कि कलादान मल्टी मॉडल पारगमन समझौता परियोजना, भारत म्यांमार के रीह के बीच तथा इम्फाल से मोरे के बीच रेल लिंक स्थापित करना। यानी कि कुल मिलाकर जो कनेक्टिविटी की समस्या है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्शन है वो अगर मेनलैंड इंडिया से देखते हैं तो चिकन नेक से गुजरता है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र पड़ता है, तो काफ़ी पतली वो जगह है और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी समस्या आती है वहाँ पे, काफ़ी दूर पड़ता है वो। अगर हम लोग बांग्लादेश से बात कर लें या म्यांमार से बात करें, डायरेक्ट हम लोग चाहेंगे तो उड़ीसा के तट से भी ठीक है, या फिर जो पूर्वी तटीय जो राज्य है उनके थ्रू भी डायरेक्ट जा सकते हैं म्यांमार या बांग्लादेश में, वहाँ से हम लोग सीधे नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर सकते हैं। मल्टी मॉडल जो कालादान जो परियोजना चलाई जा रही है उसी के लिए चलाई जा रही है। अब ये फाइनल स्टेज पहुँचा नहीं है, लेकिन ये एक बेहतर उपाय है कि हम लोग सीधे नीचे से वहाँ चले जाएँ और उसके बाद हम लोग उसको डेवलपमेंट में जोड़ दें। बाकी वो जो हम लोग का जो मेन रूट जो है वो तो ऑलरेडी है ही, इसके साथ साथ हम लोग को अन्य विकल्पों पर भी तलाश करना होगा, ठीक है। इसके बाद उड़ान 3 परियोजना को भी शुरू किया जा सकता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय घटक के रूप में गुवाहाटी को आसियान राजधानियों से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जो टीयर 3 शहर है, ठीक है, टीयर 3 शहर उड़ान जो परियोजना लाई गई थी वो मेनली छोटे शहरों को लाई गई थी, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं उनका जो राजधानी है उससे जोड़ सकते हैं आसियान देशों को, स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आसियान का जो कंट्री है 8-10 उससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र को साथ मिलकर एक उचित माहौल तैयार करने की जरूरत है। यहाँ जैविक कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों को विशेष रूप से लक्षित करना, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए इनको अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इन चीज़ों को ज़्यादा जोड़ देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कौशल विकास को तीव्रता प्रदान करना। इसके साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति और जीव तथा अद्वितीय संस्कृति से संपन्न है। यहाँ पर्यटन, विशेष रूप से इको पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं इसके लिए उपयुक्त स्थलों का चयन कर अवसंरचना निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात यही है कि एक पर्यटन में 2 पर्यटन की बात हो रही है यहाँ पर, सांस्कृतिक पर्यटन और इको पर्यटन, ठीक है। इको पर्यटन में मेनली प्राकृतिक संसाधन शामिल है, और ये इसके बाद सांस्कृतिक पर्यटन में जो अद्वितीय संस्कृति लोकल जनजातीय समूह का अपना जो ट्रेडिशन है वो शामिल है, ठीक है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में चल रही सिंचाई परियोजना विशेष रूप से असम के बोरोलिया, धनसिरी तथा पंचावती, मणिपुर के थौबल तथा दोलाई थाबी बैराज को तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता के अनुसार तीव्रता से पूरा किया जाना चाहिए। जैसे काफ़ी थोड़ा देर पहले ही इसमें लिखा हुआ था कि जो क्षमता है उत्तर पूर्व की वो 40% है,
40% क्षमता है इसकी टोटल। इस एक मिनट यहाँ से मैं देखता हूँ मैं। हाँ, भारत में कुल जल विद्युत क्षमता का 40% तक हो सकता है। 40% क्षमता है तो हम लोग को जरूरत इस चीज़ की कि जल प्रबंधन किया जाए, क्योंकि एक तो विद्युत का उत्पादन बहुत तेज़ी से होगा, उसको निर्यात कर सकता है बगल वाले देश में या राज्य में। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सिंचाई की समस्या है वो भी दूर किया जा सकता है, और वहाँ पर मत्स्य उद्योग या अन्य भी लोकल स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उत्तर पूर्व में की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, इसके साथ वहाँ पर बाधाएँ क्या क्या हैं और आगे की राह क्या है। तो जब भी क्वेश्चन आपको आता है मेंस में नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या संभावनाएँ हैं, तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग। ठीक है, वैसे भी यूपीएससी में जो आंसर होता है वो 250 वर्ड में मैक्सिमम लिखना होता है, 10 समय वाला 150 वर्ड में लिखना होता है, तो इतना इसमें फैक्ट है कि आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।